चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको धातुओं के बारे में पढ़ाया था और आज हम धातुओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जानेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो देखते हैं, धातुओं के प्राकृतिक गुणों को ही उनका भौतिक गुण कहा जाता है। इंजीनियरिंग में धातु का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि छोटे से छोटा पुर्जा व बड़े से बड़ी मशीन प्रायः धातु की ही बनाई जाती है। प्रत्येक धातु का अपने आयतन के अनुसार कुछ भार होता है। सीसा सबसे भारी व एल्यूमिनियम सबसे हल्की धातु होती है और प्रत्येक धातु विद्युत व ताप का अच्छा सुचालक होता है। केवल पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। धातु एक खनिज पदार्थ है। प्रत्येक धातु में तीन गुण होते हैं: भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण। भौतिक गुण जो होता है, धातु का वह गुण है जिनसे उनके भार, रंग, बनावट, चमक आदि का ज्ञान हो, वे भौतिक गुण कहलाते हैं। और धातु का वह गुण जिससे उसकी कठोरता, भंगुरता, तन्यता, चिमड़पन, धातुकर्णीयता आदि का ज्ञान होता है, यांत्रिक गुण कहलाते हैं। और धातु का जो रासायनिक गुण होता है, वह जिससे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया प्रतिक्रिया करता है, वो धातु का रासायनिक गुण होता है। तो हम लोग जानते हैं सोना तथा चांदी जो कि मेलेबिलिटी का गुण उन दोनों में बहुत ज़्यादा होता है। प्रत्येक धातु अपारदर्शक होती है, अर्थात किसी धातु को आर पार नहीं देखा जा सकता। भंगुरता धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु हल्की चोट लगने से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। शीशे में यह गुण सबसे अधिक होता है। अलौह धातु का गलनांक लौह धातु से कम होता है। अलौह धातु में चुंबक के गुण कम पाए जाते हैं। वात्या भट्ठी गोलाकार शंकु के रूप में होती है। धातु का वह गुण जिसके कारण वह आसानी से घिसने व कटने का विरोध करता है, वह उसकी हार्डनेस कहलाती है, कठोरता। और धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर बिना टूटे चादर में परिवर्तित किया जा सके, वह धातु की धातुवर्धनीयता कहलाती है, जिसे हम मैलेबिलिटी बोलते हैं। और धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे हम तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहे में लोहा लगभग 98.8% होता है। इस्पात स्टील मिश्र एलॉय होती है लोहे व कार्बन की। इस्पात में कार्बन की अधिकतम मात्रा 1.5% तक होती है। जिस स्टील में कार्बन 0% से 0.8% तक होती है, उसे कहते हैं हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। सीमेंटाइड फेराइड की मिश्रित संरचना जो होती है, वो पर्लाइट बनाती है। और पर्लाइट को क्या कहा जाता है? यूटेक्टाइड स्टील कहा जाता है। 87% फेराइट तथा 13% सीमेंटाइट मिलाकर हम लोग पेरलाइट बनाते हैं। पिग आयरन, पिग आयरन को हम लोग वात्या भट्ठी से प्राप्त करते हैं। जो पिग आयरन होता है, उसको हम वात्या भट्ठी से प्राप्त करते हैं। पेरलाइट का साइज लगभग उसके ठंडे होने की दर पर निर्भर करता है। और गन मेटल का मिश्रण जो होता है, कॉपर, टिन तथा जिंक का मिश्रण गन मेटल का मिश्रण कहलाता है। हम लोग जानेंगे प्रत्यास्थता धातु का वह गुण है जिसके कारण खींचने या भार डालने पर उसमें परिवर्तन आता है और हटाने पर पुनः पहली अवस्था में आ जाता है। और ढलवा लोहा एक भंगुर पदार्थ होता है। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। अलौह धातु में लोहे के कण नहीं पाए जाते, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा आदि। कास्ट आयरन में कार्बन संयुक्त और स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, जिसे हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। और ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग क्लच, प्लेट, ब्रेक, ड्रम, मोटर, हाउसिंग, इंजन फ्रेम, उपकरणों के बेड आदि में किया जाता है। और सफ़ेद कास्ट आयरन, जिसे व्हाइट कास्ट आयरन कहते हैं, इनमें सीमेंटाइट के रूप में कार्बन उपस्थित होता है। सफ़ेद कास्ट आयरन व्हाइट कास्ट आयरन में कार्बन कंबाइंड फॉर्म में तथा ग्रे कास्ट आयरन में फ्री फॉर्म में पाई जाती है। मैलेबल कास्ट आयरन सफ़ेद कास्ट आयरन को सुधार करके बनाया जाता है। हम लोग जानेंगे पिटवा लोहा को आसानी से मोड़ा व फोर्ज अथवा फोर्ज बेल्ट भी किया जा सकता है। पिटवा लोहा बहुत मैलेबल तथा डक्टाइल होता है। पिटवा लोहे को
पुडलिंग भट्ठी में सफेद कास्ट आयरन तथा पिग आयरन के चूर्ण को मिलाकर बनाया जाता है। पिटवा लोहे का प्रयोग जंजीर, हुक, कृषि औजार और जलियान का बाहरी भाग आदि बनाने में किया जाता है। और वात्या भट्ठी लौह अयस्क को पिघलाने वाली भट्ठी होती है। पिग आयरन बहुत ही निम्न लो स्तर का लोहा होता है जिसे कार्य के लिए सीधे प्रयोग नहीं किया जाता। पिग आयरन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, रचना के अनुसार, प्रयोग के अनुसार और बनाने की विधि के अनुसार। रचना के अनुसार हम लोग जानेंगे पिग आयरन को 3 भागों में जो बांटा जाता है। तो रचना के अनुसार देखेंगे सफेद पिग आयरन, व्हाइट पिग आयरन में ग्रे पिग आयरन, मोल्टेन पिग आयरन और पिग आयरन को दोबारा क्यूपेला भट्ठी में पिघलाकर ढलवा लोहा बना लिया जाता है। ढलवा लोहा निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, एलॉय कास्ट आयरन। उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रे कास्ट आयरन के बारे में। ढलाई कार्य में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। ग्रे कास्ट आयरन का रंग भूरा तथा ग्रेफाइड अवस्था में कार्बन उपस्थित होता है। ग्रे कास्ट आयरन में उच्च संपीड़न सामर्थ्य होती है। हम लोग देखेंगे जो पिटवा लोहा होता है उसकी बनावट जो होती है वो रेशेदार फैब्रिश होती है। उसके बाद इस्पात में प्रमुख तत्व कार्बन ही होता है। पिटवा लोहा को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जा सकता, लेकिन केस हार्ड किया जा सकता है। कार्बन की मात्रा ही इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। इस्पात प्लेन कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, कास्ट स्टील इतने प्रकार का होता है। प्लेन कार्बन स्टील केवल आयरन एवं कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है। मृदु जो अति मृदु इस्पात होता है, लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा जो होती है वो 0.15% तक होती है। मृदु इस्पात माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.3% तक होती है। और मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.3% से 0.75% तक होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यम कार्बन इस्पात मृदु इस्पात में उत्तम होता है। मध्यम कार्बन इस्पात को उच्च ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड एवं टेम्पर किया जा सकता है। मध्यम कार्बन इस्पात का प्रयोग ड्रॉप फोर्जिंग, एक्सल, धुरे, कृषि औजार, कमानियां, तार आदि बनाने में किया जाता है। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.75% से 1.5% तक होती है। उच्च कार्बन इस्पात को ऊष्मा उपचार द्वारा बहुत हार्ड किया जा सकता है। उच्च कार्बन इस्पात मध्यम इस्पात की अपेक्षा अधिक भंगुर होता है। एलॉय स्टील कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, मैग्नीज स्टील, निकल स्टील, टंगस्टन स्टील आदि। कास्ट स्टील में सिलिकॉन व मैग्नीज की निश्चित मात्रा सहित 0.2% से 0.5% तक कार्बन होती है। कास्ट स्टील ढलाई के लिए प्रयोग की जाती है। कार्बन स्टील निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेड माइल्ड स्टील, फिर माइल्ड स्टील, फिर मीडियम कार्बन स्टील, फिर हाई कार्बन स्टील। स्टील में अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। स्टील से अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। इस्पात का गलनांक जो होता है वो 1300 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और इस्पात बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। एक होती है बेशेमर विधि, ओपन हर्थ विधि, सीमेंटेशन विधि, क्रूशिबल विधि। हमने आपको इसको पिछली क्लास में बताया था। लोहे में कार्बन फ्री या कंबाइंड दोनों तरह से उपस्थित होते हैं। फ्री कार्बन को ग्रेफाइट नाम से जाना जाता है। फेराइट को अल्फा आयरन भी कहते हैं तथा यह व्यवहारिक रूप से शुद्ध आयरन है। फेराइट को अल्फा आयरन भी कहते हैं। और फेराइट बहुत नर्म, मैलेबल तथा तन्य होता है। सीमेंटाइट अत्यंत कठोर भंगुर पदार्थ है। सीमेंटाइट में कार्बन की मात्रा लगभग 6.5% तक होती है। परलाइट का साइज उसके ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। जिस स्टील में कार्बन 0.87 से 2.1% तक होती है उसे हाइपर यूक्टिटाइड स्टील कहते हैं। ऑस्टेनाइट फेराइट से थोड़ा मजबूत तथा थोड़ा कम तन्य होता है। ऑस्टेनाइट गामा व लोहे का कार्बन का ठोस घोल होता है। ऑस्टेनाइट अनुचुंबकीय है तथा शीघ्र घिसता नहीं है। मर्टेनसाइट में लोहा गामा व अल्फा दोनों रूप में होता है। जब इस्पात को ऑस्टेनाइट स्थिति में बहुत शीघ्र ठंडा किया जाए तो मर्टेनसाइट प्राप्त होता है। जब इस्पात को
ऑस्टेनाइट स्थिति से बहुत शीघ्र ठंडा किया जाए तो मर्टेनसाइट प्राप्त होता है। मर्टेनसाइट बहुत कठोर और भंगुर होता है। मर्टेनसाइट की कठोरता उसमें उपस्थित कार्बन और ठंडा करने की दर पर निर्भर करता है। हाई स्पीड स्टील एक एलॉय स्टील है। हाई स्पीड स्टील से बने औजार उच्च गति पर कटाई करते हैं। हाई स्पीड स्टील में 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम तथा 1% वैनेडियम, 0.6% कार्बन होता है। हाई स्पीड स्टील को हार्ड करने के लिए 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसका प्रयोग हैक्सा ब्लेड, ड्रिल, रीमर, कटिंग औजार आदि बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा स्टील जिसमें 3.5% निकिल तथा 0.3% कार्बन की मात्रा हो उसको रिवेट, पाइप, सॉफ्ट, एक्सल, मोटर गाड़ी और हवाई जहाज के पुर्जे आदि बनाने के काम में लाया जाता है। 30% से 35% निकिल वाले स्टील से क्रोनोमीटर, घड़ी का पेंडुलम, बारीक नाप तोल वाले यंत्र बनाए जाते हैं। पीतल मुख्यतः तांबे व जस्ते की भिन्न भिन्न मात्रा को मिलाकर बनाया जाता है। रेड ब्रास में तांबा 85% और जिंक 15% होता है। यह डक्टाइल और मुलायम होता है। मुंटज मेटल ब्रॉस में 60% तांबा तथा 40% जिंक होता है। उसके बाद ब्रॉन्ज, कांसा, तांबा और टिन का एलॉय है। ब्रोंज बहुत अधिक कठोर और कम घिसने वाला एलॉय है, इसीलिए इसका प्रयोग बुश बेयरिंग, सीट, रॉड, बॉयलर, पाइप आदि में किया जाता है। फास्फोरस ब्रोंज में लगभग 93% तांबा, 6% टिन और 1% फास्फोरस होता है। फास्फोरस ब्रोंज का नाम फास्फोरस ब्रोंज का प्रयोग बियरिंग, गियर व वर्म व्हील, पंप के पार्ट्स आदि बनाने में किया जाता है। गन मेटल एलॉय में 88% तांबा, 10% टिन और 2% जिंक होता है। यह एलॉय बहुत कठोर और टफनेस वाला होता है, चिमड़पन टफनेस वाला होता है। सफेद मेटल, व्हाइट मेटल जो होता है प्रायः टिन, लेड, तांबा, कैडमियम धातुओं का एलॉय है। सफेद मेटल को बियरिंग धातु भी कहते हैं। व्हाइट मेटल को बियरिंग मेटल भी कहते हैं। टिन बेस व्हाइट मेटल में 80% से 85% टिन, 10% एंटीमनी तथा 5% तांबा होता है। टिन बेस सफेद मेटल को बैबिट मेटल भी कहते हैं। बैबिट मेटल को टिन बेस व्हाइट मेटल भी कहते हैं। टिन बेस व्हाइट मेटल का प्रयोग तेज गति व कम दाब वाले बेरिंग बनाने के लिए किया जाता है। तेज गति व कम दाब वाले बेरिंग के लिए टिन बेस व्हाइट मेटल का प्रयोग करते हैं। लेड बेस व्हाइट मेटल जो होता है इसमें 10 से 30% तक सीसा होता है, 10 से 50% तक टिन होता है और 10 से 15% एंटीमनी व शेष तांबा होता है। हम लोग जानेंगे जर्मन सिल्वर के बारे में। जर्मन सिल्वर में तांबा 60% और निकिल 30% तथा जस्ता 10% होता है, जिसे निकिल सिल्वर भी कहते हैं। निकिल सिल्वर में तांबा 60%, निकिल 30%, जस्ता 10% पाया जाता है। जर्मन सिल्वर का प्रयोग आभूषण व सजावट आदि के समान और प्रतिरोध वायर आदि बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम स्टील एलॉय में क्रोमियम की मात्रा 2% तक होती है। स्टील में क्रोमियम मिलाने से कठोरता बढ़ जाती है। क्रोमियम स्टील से साधारणतया कटिंग औजार, बाल बियरिंग, रोलर बियरिंग बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील एलॉय में 8% निकिल, 18% क्रोमियम और 0.2% से 1% तक कार्बन होते हैं। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता और ना ही चुंबक अपनी ओर खींचता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग कटिंग औजार, घरेलू बर्तन, हवाई जहाज और घड़ियों के पुर्जे आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद मैग्नीज स्टील में 11% से 15% तक मैग्नीज और 1% कार्बन पाया जाता है। मैग्नीज स्टील बहुत अधिक कठोर होता है और आसानी से नहीं ढाला जा सकता। मैग्नीज स्टील को फोर्ज व मशीनिंग करना काफ़ी कठिन होता है। मैग्नीज स्टील बहुत कठोर होने के कारण इसका प्रयोग कनेक्टिंग रॉड, रेलवे क्रॉसिंग के गेट, रेलवे की पटरी आदि बनाने में किया जाता है। रेलवे की पटरी बनाने में मैग्नीज स्टील का प्रयोग किया जाते हैं। तो हम जानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविक एलपीए देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है
प्रत्येक धातु एक निश्चित तापमान पर पिघल जाती है। धातु का यह गुण निम्न में से किस गुण से संबंधित है? रासायनिक गुण या यांत्रिक गुण या भौतिक गुण, इनमें से कोई नहीं। धातुओं का जो यह गुण होता है, प्रत्येक धातु एक निश्चित तापमान पर पिघल जाती है, उसके भौतिक गुण के कारण पिघलती है। प्रत्येक धातु का एक निश्चित घनत्व और भार दोनों होता है। प्रकृति में धातुओं के यौगिक किस रूप में उपलब्ध रहते हैं? खनिज या अयस्क? तो अयस्क के रूप में उपलब्ध रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठोस नहीं होती? सीसा, प्लेटिनम, टंगस्टन और पारा। पारा ऐसी धातु है जो ठोस नहीं होती। धातुएं अम्लों से क्रिया करके मुक्त रहती हैं। ऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन, धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त रहती हैं। जिंक के साथ मिलाकर पीतल तथा टिन के साथ मिलाकर ब्रोंज बनाता है। यह कौन सी अलौह धातु को इशारा करता है? तांबा। तांबा जो होता है वो जिंक के साथ मिलकर पीतल बनाता है और तांबा टिन के साथ मिलकर ब्रोंज बनाता है। एल्यूमिनियम हल्के ग्रे रंग की एक हल्की व मुलायम धातु होती है। इसका मुख्य अयस्क जो होता है वो बॉक्साइड होता है। गन मेटल में कॉपर की प्रतिशतता 88% होती है। अभी हमने आपको पढ़ाया। धातुओं का वह गुण जिसके कारण बर्तन बनते हैं, उसकी प्लास्टिसिटी के कारण धातुओं के हम लोग बर्तन बनाते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण स्प्रिंग कार्य करते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी के कारण हम लोग धातुओं का स्प्रिंग बनाते हैं। धातुओं में काटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण जो होता है वह उसकी क्या कहलाता है? टफनेस या लचीलापन या हार्डनेस क्या कहलाता है? तो उसकी वो हार्डनेस कहलाती है। धातुओं को काटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण हार्डनेस कहलाती है। धातुओं का वह गुण जो मशीनेबिलिटी को कम करता है, वो इलास्टिसिटी होता है। वो इलास्टिसिटी होता है। आयरन का सबसे शुद्ध रूप रॉट आयरन होता है। इसमें 98.8% तक आयरन पाया जाता है। कार्बन की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है? तो कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक किसमें होती है? कास्ट आयरन, तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल। तो तांबा ऐसी धातु है जिसमें विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है इस ऑप्शन के अनुसार। सबसे अधिक कठोरता प्राप्त की जा सकती है हाई कार्बन स्टील में। निम्न में अलौह धातु एल्यूमिनियम एलॉय होती है। धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। किस पे? एल्यूमिनियम धातु पर। मशीनों की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है? तो मशीनों की बॉडी हमारी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। पतला तार किस धातु का खींचा नहीं जा सकता? तो कास्ट आयरन का पतला तार नहीं खींचा जा सकता। निम्नलिखित में से किस मेटल की कास्टिंग नहीं की जा सकती? तो रॉट आयरन की हम लोग कास्टिंग नहीं कर सकते। किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता। किस धातु का टूल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो किस धातु को टूल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? हाई कार्बन स्टील को हम लोग टूल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद कौन सी धातु को गैल्वेनाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो जिंक को गैल्वेनाइज करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अच्छी गुणवत्ता की बिजली के तार बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो कॉपर। कॉपर ऐसी धातु है जिसको अच्छी गुणवत्ता बिजली के तार बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो सिल्वर। हम जानते हैं कि ब्रॉसेस गन मेटल की बनाई जाती हैं। गन मेटल कॉपर के साथ मिलकर क्या बनाता है? जिंक तथा टिन। गन मेटल का जो एलॉय होता है गन मेटल में वो कॉपर, जिंक और टिन का मिश्रण होता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलाइन तत्व होते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम तथा निकिल होते हैं। क्रोमियम तथा निकिल का मिश्रण स्टेनलेस स्टील बनाता है। विद्युत लैंपों में लगा फिलामेंट निम्न धातु का बनाया जाता है। टंगस्टन का। विद्युत लैंप में लगा फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है। मुंटज में जो होता है मुंज धातु किन धातुओं का एलॉय है? तो कॉपर तथा जिंक का एलॉय मुंज धातु कहलाता है।
मोनल धातु किस धातुओं का मिश्रण है? निकिल तथा कॉपर। निकिल तथा कॉपर मिलकर मोनल धातु बनाते हैं। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल कॉपर तथा जिंक का मिश्रण पीतल होता है। व्हाइट मेटल किन धातुओं का अलाय है? तो व्हाइट मेटल कॉपर, लेड, टिन तथा एंटीमनी का एलॉय है। हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्र तत्व क्या है? तो हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्र तत्व टंगस्टन है। कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है। टिन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सच है? तो टिन कैरोजिन रेजिस्टेंस धातु होती है। ब्रोंज निम्न धातुओं का मिश्रण है। कॉपर तथा टिन। कॉपर तथा टिन मिलकर हम लोग ब्रोंज बनाते हैं। ब्रोंज। हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा 0.75% से 1% तक होती है। हाई स्पीड स्टील के मुख्य एलॉय तत्व क्या होते हैं किस अनुपात में? तो हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% तथा वैनेडियम 1% पाया जाता है। नीचे आयरन के विभिन्न यौगिक हैं, इनमें से सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें है? तो रॉट आयरन में सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कैरोजिन रेजिस्टेंस होती है? तो कैरोजिन रेजिस्टेंस हमारी धातु जो होती है वो टिन होती है। उसके बाद धातुओं का वह गुण जिसके कारण बर्तन बनते हैं। तो बर्तन किस गुण के कारण बनते हैं? तो उसकी हम प्लास्टिसिटी के कारण हम लोग धातुओं का हम बर्तन बनाते हैं। प्लास्टिसिटी के कारण। धातुओं का वह गुण जिसके कारण स्प्रिंग कार्य करते हैं। तो स्प्रिंग हमारी इलास्टिसिटी के कारण कार्य करती है। धातुओं में काटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण जो होता है वो हार्डनेस होता है। उसके बाद धातुओं का वह गुण जो मशीनेबिलिटी को कम करता है उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। आयरन का सबसे शुद्ध रूप रॉट आयरन होता है। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक कास्ट आयरन में पाई जाती है। विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक तांबे में होती है। सबसे अधिक कठोरता प्राप्त की जाती है हाई कार्बन स्टील से। निम्न में लौह धातु है एल्यूमिनियम एलॉय। एल्यूमिनियम एलॉय अलौह धातु है। धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम एल्यूमिनियम पे पड़ता है। मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। पतला तार किस धातु का नहीं खींचा जाता? कास्ट आयरन का नहीं खींचा जा सकता। कास्टिंग नहीं की जा सकती, रॉट आयरन की कास्टिंग नहीं की जा सकती। निम्न किस धातु को फोर्ज नहीं कर सकता? कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता। किस धातु को टूल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? हाई कार्बन स्टील को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कौन सी धातु को गैल्वेनाइज करके प्रयोग की जाती है? जिंक को गैल्वेनाइज करके प्रयोग की जाती है। अच्छी गुणवत्ता बिजली तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? कॉपर का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आपको ये सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, रिवीजन कर लो एक बार फिर से। रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने के लिए कौन सा धातु प्रयोग की जाती है? सिल्वर प्रयोग की जाती है। और गन मेटल की जो गन मेटल किन धातु से मिलकर बना होता है? तो गन मेटल जो होता है वो कॉपर, जिंक तथा टिन से मिलकर बना हुआ होता है। स्टेनलेस स्टील के मुख्य लाय तत्व क्या होता है? क्रोमियम तथा निकिल होते हैं। विद्युत लैंपों में लगा फिलामेंट किन धातु का बनाता है? टंगस्टन का बनाता है। मुंज मेटल धातु किन धातुओं का एला है? कॉपर तथा जिंक का एला है। मोनल धातु किन धातुओं का मिश्रण है? कॉपर तथा निकल का मिश्रण है। पीतल में धातुओं का मिश्रण होता है। कॉपर तथा जिंक का मिश्रण पीतल होता है। व्हाइट मेटल किन धातुओं का एला है? कॉपर, लेड, टिन तथा एंटीमनी का एला है। हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व क्या होता है? टंगस्टन होता है। कास्ट आयरन का उपयोग मशीन के बेड बनाने के लिए जाता है क्योंकि इसकी अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है। टिन के संबंध में क्या सच है? टिन कैरोजन रेजिस्टेंस धातु होती है। ब्रोंज किन धातुओं का मिश्रण है? कॉपर तथा टिन का मिश्रण है। हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा होती है 0.75% से 1% तक। हाई स्पीड स्टील का मुख्य एलॉय तत्व क्या होता है? टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1% होता है। नीचे आयरन यौगिक दिए, इनमें सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें होती है? तो रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। धातु कैरोजिन रेजिस्टेंस कौन सी होती है? तो टिन धातु जो होती है वो कैरोजिन रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद अलौह धातु गर्म अवस्था में भंगुर अधिक होती है। अलौह धातु जो होती है वो गर्म अवस्था में भंगुर अधिक होती है, जबकि लौह धातु जो होती है वो गर्म अवस्था में कम भंगुर होती है। यह गुलाबी लाल रंग की भारी व मुलायम धातु है। कौन सी भारी और मुलायम धातु होती है? गुलाबी रंग की तांबा होती है। तांबा नामक
अयस्क किससे निकाला जाता है? तो पायराइट से हम लोग तांबा निकालते हैं और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालते हैं। तांबे और जिंक विभिन्न अनुपात मिलाकर कई प्रकार के पीतल बनाते हैं। पीतल जो बनता है वो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज की बॉडी बनाने में करते हैं, बसों की बॉडी बनाने में करते हैं, बिजली के तार आदि बनाने में करते हैं। ब्रोंज बनाने के लिए कॉपर में निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो ब्रोंज बनाने के लिए कॉपर और टिन का मिश्रण ब्रोंज कहलाता है। धातुओं का अवाहक गुण जिसके कारण बर्तन बनते हैं? तो बर्तन प्लास्टिसिटी के कारण बनते हैं और इलास्टिसिटी के कारण स्प्रिंग बनते हैं। धातुओं का अवाहक गुण जिसके कारण स्प्रिंग कार्य करते हैं? तो स्प्रिंग इलास्टिसिटी के कारण कार्य करते हैं। धातुओं में काटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण जो होता है वो हार्डनेस होता है। धातुओं का अवाहक गुण जो मशीनेबिलिटी को कम करता है, इलास्टिसिटी मशीनेबिलिटी को कम करता है। विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है तांबे में होती है। विद्युत की सुचालकता सबसे किस में अधिक होती है? तांबे में। धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव कम होता है एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम धातु होती है उस पर वातावरण का दुष्प्रभाव जो होता है वो कम होता है। पतला तार किस धातु का नहीं खींचा जा सकता? तो कास्ट आयरन का पतला तार नहीं खींचा जा सकता। हम जानते हैं कि ब्रॉसेस गन मेटल की बनाई जाती है। गन मेटल किन के साथ मिलकर बनता है? तो जिंक और टिन के साथ मिलकर बनता है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो कि पीतल कॉपर तथा जिंक का मिश्रण पीतल होता है। ब्रोंज किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर तथा टिन का मिश्रण ब्रोंज होता है। उसके बाद ऊष्मा उपचार एक प्रोसेस है जिसमें धातुओं को अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। तो ठोस धातु ऊष्मा उपचार एक प्रोसेस है जिसमें धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उसके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो माइल्ड स्टील में 0.1% से कम होती है। माइल्ड स्टील में 0.1% से कम होती है। अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने के लिए इस्पात को उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो टेम्परिंग करना चाहिए। अतिरिक्त जो भंगुरता होती है उसको समाप्त करने के लिए, इस्पात को उपयोगी बनाने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। फ्लेम हार्डनिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो सैलो हार्डनिंग के नाम से जानते हैं। हाई स्पीड स्टील का ऊष्मोपचार निम्न प्रक्रिया द्वारा कहता है अनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। तो सभी तो हाई स्पीड स्टील का ऊष्मोपचार जो होता है वो अनीलिंग करके, टेम्परिंग करके, हार्डनिंग करके किया जाता है। इसमें से ऑप्शन सही होगा सभी। धातुओं का ऊष्मोपचार निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए, कुछ निश्चित गुण उत्पन्न रखने के लिए, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए। तो धातुओं को ऊष्मोपचार जो किया जाता है वह कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऊष्मोपचार करने से एक स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है। इसका संभवतः क्या कारण हो सकता है? तो इसे बहुत अधिक तेजी से ब्राइन में ठंडा किया हो गया होगा, इसलिए एक स्टील का पार्ट क्रैक हो गया। एक स्टील पार्ट को 730 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है। कुछ देर इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग एनीलिंग कहते हैं। एनीलिंग में इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। एक ऊष्मा उपचार प्रोसेस में स्टील को फर्नेस में एक निश्चित ताप तक गर्म करके उसमें ही ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग एनीलिंग कहते हैं। अभी हमने ये देखो पढ़ा है, स्टील को फर्नेस में निश्चित ताप पर गर्म करके ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये देखो एनीलिंग। अनेलिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अनेलिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य जो होता है मशीनेबिलिटी को बढ़ाना। ऊष्मोपचार प्रोसेस की किस विधि द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है? ऊष्मोपचार प्रोसेस की किस विधि द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है? तो इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोराइजिंग मटेरियल नहीं है? तो कार्बोराइजिंग मटेरियल जो नहीं है वो है अमोनिया। हाई स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग तापमान क्या है? हाई स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग तापमान 1250 डिग्री सेल्सियस होता है।
ये जो 1250 डिग्री सेल्सियस है वो हाई स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग तापमान होता है। हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड के टूल को 1250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पश्चात निम्न किस क्वेंचिंग माध्यम से ठंडा करते हैं? तो हम लोग ये तेल क्वेंचिंग माध्यम से हम लोग इसे ठंडा करते हैं। किसके माध्यम से? तेल। निम्नलिखित में से किस प्रोसेस में टफ कोर तथा डक्टाइल स्किन बनाती है? तो टफ कोर और डक्टाइल स्किन जो बनाती है वो केस हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा बनाती है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में स्टील को गर्म करके निम्नलिखित में से किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? तो कमरे के तापमान पर, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कमरे के तापमान पर। स्टील को अधिक हैमरिंग करने से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर प्रभावित हो जाता है। उसे पुनः सुधारने के लिए क्या विधि उपयोग करते हैं? तो उसको सुधारने के लिए नॉर्मलाइजिंग विधि को हम लोग उपयोग करते हैं। स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करना। ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर, तो अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करना। केस हार्डनिंग में मात्र ऊपरी स्किन को हार्ड किया जाता है तथा इसको कुछ विशेष स्टील के लिए ही प्रयोग किया जाता है। निम्न में से केस हार्डनिंग होने वाली स्टील बताइए। तो इसमें जो केस हार्डनिंग वाली स्टील होती है वो लो कार्बन स्टील होती है। केस हार्डनिंग में मात्र ऊपरी स्किन को जो होता है वो लो कार्बन स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और ऊष्मा उपचार प्रोसेस किया जाता है। निम्नलिखित में से उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो उस प्रोसेस को हम लोग टेम्परिंग करते हैं। स्टील को हार्ड करने के लिए ऊष्मा उपचार जो टेम्परिंग होता है वो क्या होता है? वो होता है टेम्परिंग। स्टील की टफनेस बढ़ाने व भंगुरता को कम करने के लिए किस ऊष्मा प्रोसेस का किया जाता है? स्टील की टफनेस को बढ़ाने व भंगुरता को कम करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परिंग करते हैं। केस हार्डनिंग के द्वारा स्टील की मात्रा स्किन को हार्ड किया जाता है। इसके लिए एक विधि में गर्म स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है। वह कौन सी विधि होती है? तो वह नाइट्राइडिंग विधि होती है। स्टील की नाइट्राइडिंग किस ताप पर की जाती है? तो स्टील की नाइट्राइडिंग 500 से 550 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर की जाती है। स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? तो वो मर्टेनसाइट बनता है। और ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को अगर शीघ्रता से ठंडा करेंगे तो मर्टेनसाइट प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस पर स्टील की कार्बन प्रतिशतता का प्रभाव नहीं होता? तो कार्बन की प्रतिशतता का प्रभाव लोअर क्रिटिकल पॉइंट पर नहीं होता। तो ये धातुओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो आगे की